Lecture number 7, second year statistics, chapter number 16, time series. हम measurement of secular trend पढ़ रहे हैं कि secular trend is measured by 4 method: freehand curve method, semi average method, moving average method and least square method. freehand curve method हम इसके numerical सीख चुके हैं कि freehand curve method क्या है. A method in which the straight line is drawn in the common direction of series by personal judgment through the histogram is called freehand curve method. हमने देखा कि फ्री हैंड कर्व मेथड में हम सबसे पहले हिस्टोरीग्राम बनाते हैं, यानी कि ईयर्स को हम एक्स एक्सिस पर, वैल्यूज़ को हम वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हुए हम हिस्टोरीग्राम बनाने के बाद फिर हम उसकी जर्नल जो कॉमन डायरेक्शन है सीरीज़ की उसको जज करते हैं और फिर उसमें से एक लाइन पास करते हैं जिसे हम फ्री हैंड ट्रेंड लाइन कहते हैं. तो इस तरह से हमारे पास ये फ्री हैंड मेथड आ जाता है. द लाइन सो ऑब्टेन्ड, इस तरह से वो जो लाइन पास की जाती है उस हिस्टोरीग्राम से, इज़ कॉल्ड फ्री हैंड ट्रेंड लाइन. It shows the general direction of the series. Merits: it is simple and quick method. It saves much mathematical calculation. It can be used for forecasting. Forecasting mean in future किसी चीज़ों का तखमीना अंदाज़ा लगाने के लिए. Demerits: it is rough method. It is subjective method. क्योंकि ये बाय पर्सनल जजमेंट होता है इसलिए ये सब्जेक्टिव मेथड है. गुड फिट रिक्वायर्स टू मच प्रैक्टिस. डिफरेंट पर्सनस में ड्रा डिफरेंट ट्रेंड लाइन. इसकी जो ट्रेंड लाइन है डिफरेंट पर्सन मुख्तलिफ ड्रा करते हैं क्योंकि पर्सनल जजमेंट है ये. उसके बाद दूसरा है जी सेमी एवरेज मेथड. इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम कर चुके हैं. अ मेथड ऑफ स्मूथिंग द डाटा इन विच द ट्रेंड लाइन इज़ प्लॉटेड थ्रू द टू एवरेजेस. कि इसमें हम ट्रेंड लाइन दो एवरेजेस को प्लॉट करके ड्रा करते हैं. दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड, यानी कि वो जो ट्रेंड लाइन है दो एवरेजेस को प्लॉट करके हासिल की जाती है बाय डिवाइडिंग द ऑब्जर्व टाइम सीरीज डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स. एक ऑब्जर्व दिए गए टाइम सीरीज डाटा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हुए उनकी एवरेजेस को, उन हर पार्ट के एवरेजेस को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हुए ये ट्रेंड लाइन हासिल की जा सकती है. इसलिए इसे कहते हैं हम सेमी एवरेज मेथड. उसके बाद इसकी जो इक्वेशन है सेमी एवरेज मेथड की, इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज़ ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग मेथड. ये b को कैलकुलेट करने का फार्मूला है y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम ओवर x2 माइनस x1. ए को कैलकुलेट करने का फार्मूला इस इक्वेशन में ए और बी कांस्टेंट हैं या अननोन कांस्टेंट है. इनको कैलकुलेट करने का फार्मूला है ए इज इक्वल टू y1 डैश माइनस बी x1. y1 प्राइम से मुराद एवरेज ऑफ द फर्स्ट हाफ रिटर्न इन द सेंटर ऑफ द फर्स्ट हाफ. y2 हैट क्या है, एवरेज ऑफ द सेकेंड हाफ रिटर्न इन द सेंटर ऑफ द सेकेंड हाफ. x1 क्या है, एवरेज ऑफ द कोडेड टाइम ऑफ द फर्स्ट हाफ. x2 क्या है, एवरेज ऑफ द कोडेड टाइम ऑफ द सेकेंड हाफ. ये तमाम मेथड जो लिखा गया है आपको बताया जा रहा है, ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं लेक्चर नंबर 6 में, लेक्चर नंबर 5 में. फ्री हैंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज मेथड, ये उनके मेथड्स टेक्निक्स लिखी गई हैं. आपको वहाँ जो कैलकुलेशन हमने सीखी है ये बिल्कुल वही उससे मुतल्लिक आपको ये सारा कुछ बयान किया जा रहा है. मेरिट्स: इट इज़ सिंपल एंड क्विक मेथड. इट गिव्स ऑब्जेक्टिव रिजल्ट. ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड है. इट कैन बी यूज फॉर फॉरकास्टिंग. डीमेरिट्स: इट इज़ सूटेबल फॉर लीनियर ट्रेंड ओनली. ये लीनियर ट्रेंड के लिए यूज़ होता है सिर्फ. द अरिथमेटिक मीन इज़ यूज्ड फॉर एवरेजिंग.
क्योंकि इसमें एवरेज, हर हाफ के हम एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज अरिथमेटिक मीन यूज़ की जाती है। और वो अरिथमेटिक मीन की ये डिसएडवांटेज है कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ से मुतासिर होती है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ मीन इंतहाई बड़ी या इंतहाई छोटी वैल्यूज़। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मूविंग एवरेज मेथड। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सीख चुके हैं। मूविंग एवरेज मेथड, in moving average method, find the simple average by taking a fixed number of values at a time and return it the center of the group। आपने देखा होगा कि इसके सवालात हमने लेक्चर नंबर 6 में किए हैं। मूविंग एवरेज मेथड के जो क्वेश्चन हैं वहाँ आपने देखा 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। जैसे कि 3 ईयर मूविंग एवरेज जब हम निकालते हैं तो तीन वैल्यूज़ के ग्रुप बनाते हैं। पहला ग्रुप 3 वैल्यूज़ का, फिर उनका टोटल लिया और उसको सेंटर में प्लेस किया, फिर उस ग्रुप की पहली वैल्यू को ड्रॉप किया और फिर नेक्स्ट अगली वैल्यू हमने इंक्लूड की। इस तरह से फिर एक और 3 वैल्यूज़ का ग्रुप बन जाता है और फिर हम उसकी एवरेज निकालते हैं, उसको जमा करते हैं, उसको सेंटर में प्लेस करते हैं और फिर इस तरह से फिर उस ग्रुप से पहली वैल्यू को ड्रॉप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वैल्यू इंक्लूड करते हैं, फिर वो 3 वैल्यूज़ का एक ग्रुप बनता है, फिर उसके टोटल को सेंटर में प्लेस किया जाता है। फिर इस तरह से हर ग्रुप से फर्स्ट वैल्यू को हम ड्रॉप करते जाएंगे, अगली वैल्यू हम इंक्लूड करते जाएंगे और हर ग्रुप के टोटल को उसके सेंटर में प्लेस करते जाते हैं और फिर हर ग्रुप की हम एवरेज निकालते हैं, जिसे हम मूविंग एवरेज कहते हैं। तो इसलिए यहाँ बयान किया जा रहा है, इन मूविंग एवरेज मेथड फाइंड द सिंपल एवरेज बाय टेकिंग द फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज एट अ टाइम एंड राइट इट द सेंटर ऑफ द ग्रुप। ड्रॉप द फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप एंड इंक्लूड द नेक्स्ट। Find its average and write it in the center of the second group. Continue this process until all the values are exhausted। ये तमाम वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यू रखा जाता है जब तक कि वो तमाम वैल्यूज़ ख़त्म नहीं हो जाती। Merits, it is easy and simple method. It is used for eliminate the cyclical and seasonal variations। ये साइक्लिकल और सीजनल वेरिएशंस को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। एलिमिनेट मीन रिमूव करना, ख़त्म करने के लिए, साइक्लिकल और सीजनल वेरिएशन के इफ़ेक्ट्स को रिमूव करने के लिए। डीमेरिट्स, इट डज़ नॉट गिव द ट्रेंड वैल्यूज़ एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द टाइम सीरीज़। इसके बिगनिंग में और एंड पीरियड्स की ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं हो पाती, ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं की जा सकती इसके बिगनिंग और एंड पॉइंट्स की। इट इज़ ग्रेटली इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, क्योंकि इसमें भी अरिथमेटिक मीन यूज़ होता है हर ग्रुप का, इसलिए ये भी एक्सट्रीम वैल्यू से मुतासिर होता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर फॉरकास्टिंग, क्योंकि इसकी बिगनिंग और एंड की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट नहीं करते। ट्रेंड वैल्यूज़, बिगनिंग और एंड की ट्रेंड वैल्यूज़ हम कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए ये फॉरकास्टिंग में के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मैथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मैथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या है? द मैथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर सेज, ये लास्ट मेथड है सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने का। द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर सेज दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यूज शुड बी मिनिमम। डेविएशन क्या है? डेविएशन एक डिफरेंस है। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज मीन गिवन वैल्यूज़ का, और फिर एस्टिमेट की गई वैल्यूज़ का फ़र्क डेविएशन कहलाता है। और लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या करता है? उस डेविएशन के स्क्वायर के सम को मिनिमाइज कर देता है, लीस्ट कर देता है। तो लिहाजा इन दिस मेथड अ स्ट्रेट लाइन y hat is equal to a plus bx and second degree parabola y hat is equal to a plus bx plus cx square are fitted to the observed time series by the method of least square। तो लिहाजा इस मेथड के ज़रिए हम दो किस्म के कर्व फिट कर सकते हैं, एक है स्ट्रेट लाइन और एक है सेकंड डिग्री पैराबोला। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन यहाँ ये मौजूद है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में a प्लस बी एक्स, ए बी कांस्टेंट है, अननोन है, फाइंड करेंगे बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। सेकंड डिग्री पैराबोला में a b c ये कांस्टेंट है, अननोन है, इनको हम बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड कैलकुलेट करेंगे। तो लिहाजा टू अप्लाई द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर to the time series
द एक्चुअल ईयर्स आर चेंज्ड इनटू कोडेड टाइम वैल्यूज़, कि जब हम लीस्ट स्क्वायर मेथड को टाइम सीरीज पर हम अप्लाई करते हैं तो एक्चुअल जो ईयर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को हम तब्दील कर देते हैं कोडेड टाइम वैल्यूज़ में इन द फॉलोइंग मैनर्स। नंबर 1, व्हेन वी टेक द ओरिजिन एट द बिगनिंग, कि दिए गए हम टाइम का जब हम बिगनिंग ईयर ओरिजिन लेंगे तो वो कोडेड टाइम वैल्यूज़ कैसे हासिल होंगी, x इज़ इक्वल टू टी माइनस बिगनिंग ईयर ओवर ईयर इंटरवल। तो इसमें हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। व्हेन वी टेक द कि व्हेन वी टेक द ओरिजिन एट द बिगनिंग, तो हम क्या करते हैं, जब हम इब्तदाई साल को ओरिजिन लेंगे तो x इज़ इक्वल टू टी माइनस बिगनिंग ईयर ओवर ईयर इंटरवल। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, t से मुराद है टाइम जो दिया गया ईयर्स हैं, तो हर ईयर में से बिगनिंग ईयर हम माइनस करते जाएंगे और उन ईयर्स का जो इंटरवल है उस पर डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यूज़ ये आ जाएंगे 0, 1, 2, ये हमारे पास क्या हैं जी, ये कोडेड टाइम वैल्यूज़ आ जाएंगी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एंड व्हेन वी टेक द ओरिजिन एट द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड, अगर हम मिडल ईयर को ओरिजिन लेंगे तो इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज़ ऑड, अगर दिए गए साल तादाद में ऑड है तो x इज़ इक्वल टू होगा t माइनस टी बार ओवर h। अब x विल अज्यूम द वैल्यूज़, इसमें फिर x की जो वैल्यूज़ अज्यूम की जाएंगी वो ये होंगी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी कि हर ईयर में से हम मिडल ईयर ओरिजिन, टी बार से मुराद है ओरिजिन, मिडल ईयर ओरिजिन, अगर वैल्यूज़ नंबर ऑफ द ईयर इज़ इवन, अगर ईयर्स तादाद में इवन है तो होगा x बराबर t माइनस टी बार ओवर h बाय 2। तो x विल अज्यूम द वैल्यूज़, ये कोडेड वैल्यूज़ -5, -3, -1, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। अब t बार से मुराद क्या है, फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर को हम सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिडल ऑफ द टाइम पीरियड ओरिजिन आ जाएगा, यानी कि जो दिया गया जो टाइम है उनका मिडल ईयर ओरिजिन हासिल हो जाएगा। अगर हम मिडल ईयर ओरिजिन लेना चाहते हैं तो ओरिजिन दो तरह से लिए जा सकते हैं, या तो हम बिगनिंग ईयर ओरिजिन रख सकते हैं या फिर हम मिडल ईयर ओरिजिन लेते हैं कोडेड टाइम वैल्यूज़ को हासिल करने के लिए। क्योंकि जब हम लीस्ट स्क्वायर मेथड को अप्लाई करते हैं टाइम सीरीज डाटा पर तो हम सबसे पहले दिए गए टाइम्स को क्या करते हैं, कोडेड टाइम वैल्यूज़ में चेंज करते हैं। तो कोडेड टाइम वैल्यूज़ में चेंज करने के लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो हम बिगनिंग ईयर ओरिजिन ले सकते हैं या फिर हम मिडल ईयर ओरिजिन ले सकते हैं। आपने देखा कि जब हम बिगनिंग ईयर ओरिजिन लेते हैं तो x बराबर t माइनस बिगनिंग ईयर डिवाइड ईयर इंटरवल, तो उसमें x की जो कोडेड वैल्यूज़ आती हैं वो आती हैं 0, 1, 2, 3। और अगर हम मिडल ईयर को ओरिजिन रखते हैं तो उसके लिए अगर दिए गए साल जो हैं वो तादाद में ऑड हैं तो हमने देखा कि उसमें बताया गया है कि x इज़ इक्वल टू टी माइनस टी बार ओवर h। तो उसमें x की जो वैल्यूज़ अज्यूम की जाएंगी वो है जी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और टी बार से मुराद क्या है, मिडल ऑफ द टाइम पीरियड जो एज ए ओरिजिन लिया जा रहा है। तो टी बार बराबर होगा फर्स्ट ईयर प्लस लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर को हम जमा करके 2 से डिवाइड करेंगे तो दिए गए टाइम पीरियड का मिडल आ जाएगा और ये हमारा ओरिजिन बन जाएगा। और h है जी, h इज़ कांस्टेंट इंटरवल इन द टाइम वेरिएबल। अगर आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स इवन है तो t बराबर टी बार ओवर h बाय 2 ईयर इंटरवल का हाफ कर देंगे। अब इसी तरह से हमारे पास स्ट्रेट लाइन जब हम फिट करेंगे दिए गए टाइम सीरीज डाटा पर तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या लीनियर ट्रेंड इज़ ये है इक्वेशन। इसको हल करने के लिए हम नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं। अब देखें इस इक्वेशन में y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a और b ये अननोन कांस्टेंट हैं। हम a और b की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करेंगे बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो इस a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इस स्ट्रेट लाइन
कि नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं। अब यहाँ दो अननोन कांस्टेंट हैं तो दो ही नॉर्मल इक्वेशन बनेगी, एक ए के लिए और एक बी अननोन कांस्टेंट के लिए। तो जब नॉर्मल इक्वेशन हम बनाएंगे ए के लिए तो ए का कोफिशिएंट है 1, तो हम इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन अप्लाई कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y रहेगी इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वैसी की वैसी इक्वेशन रहेगी, और समेशन अप्लाई करने से ये बन जाएगा सम ऑफ y। जब समेशन किसी कांस्टेंट पर अप्लाई होता है तो वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ में n में चेंज हो जाता है। अब जब समेशन इस पर अप्लाई होगा तो कांस्टेंट अलग हो जाएगा, सम ऑफ x हो जाएगा। फिर अब b के लिए जब हम नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे तो b का कोफिशिएंट है x से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन अप्लाई करेंगे। x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई होगा, समेशन अप्लाई कर दिया। ax होगा, जब समेशन अप्लाई करेंगे तो a सम ऑफ x से मल्टीप्लाई करें तो ये बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समेशन अप्लाई करने से ये बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इसी तरह से हमारे पास द नॉर्मल इक्वेशन गिव द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो हम इस नॉर्मल इक्वेशन के ज़रिए ए बी की कीमतें फाइंड कर लेंगे। ए इज़ इक्वल टू सॉल्विंग, यानी कि हम इन नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करके ये ए बी की कीमतें निकाल लेंगे। ए की कीमत कैसे आएगी, ए इज़ इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, ये इसे हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। अब ए को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला भी हो सकता है, ए इज़ इक्वल टू सम ऑफ वाई माइनस बी सम ऑफ एक्स ओवर एन। अब बी को कैलकुलेट करने का फार्मूला है जी एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स एन टू सम ऑफ वाई ओवर एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये स्लोप ऑफ द लाइन है। अगर सम ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाए तो फिर ये इक्वेशन, ये जो फार्मूलाज हैं रिड्यूस फॉर्म में आ जाते हैं। सम ऑफ एक्स के ज़ीरो होने से एक्स बार ज़ीरो हो जाएगा, सम ऑफ एक्स के ज़ीरो होने से एक्स बार क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो ए का फार्मूला बन जाएगा ए इज़ इक्वल टू वाई बार। सम ऑफ एक्स के ज़ीरो होने से ये बी का फार्मूला रिड्यूस होकर बी इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई ओवर सम ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमारा एक्स का सम ज़ीरो होगा, और एक्स का सम ज़ीरो तब होगा जब हम मिडल ऑफ द टाइम पीरियड ओरिजिन रखेंगे, तो अदरवाइज सम ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं होगा। इस तरह से जब हम सेकंड डिग्री पैराबोला को फिट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पैराबोला है जी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब इसके तीन नॉर्मल इक्वेशन बनेंगे क्योंकि इसमें तीन अननोन कांस्टेंट है। नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए का कोफिशिएंट 1 है, 1 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद बी का कोफिशिएंट x है, x से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन अप्लाई कर देंगे। फिर c का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास तीन नॉर्मल इक्वेशन हासिल हो जाएंगी। फिर हम इन नॉर्मल इक्वेशंस को हल करते हुए ए बी सी की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब वो जो ए बी सी की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे तो वो वैल्यूज़ फाइंड करने के फार्मूलाज ये हैं। सी का फार्मूला एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई ओवर एन सम ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस सम ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए को कैलकुलेट करने का फार्मूला सम ऑफ वाई माइनस सी सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन। बी को कैलकुलेट करने का फार्मूला, अब ये फार्मूलाज सी ए बी को कैलकुलेट करने के सूरत में ये सम ऑफ एक्स और सम ऑफ एक्स क्यूब ज़ीरो होगा। तो उसके बाद इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है एस्टीमेट आर अनबाइज्ड, यानी कि इसके जो एस्टीमेट्स हैं ए बी सी है या ए बी की कीमतें हैं ये अनबाइज्ड हैं। दिस मेथड इज़ मैथमेटिकल एंड यूजफुल फॉर प्रिडिक्शन पर्पस। ये प्रिडिक्शन पर्पस के लिए एक मैथमेटिकल तरीक़ाकार है। इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव मेथड। डीमेरिट्स, इट इज़ समटाइम डिफ़िकल्ट टू चूज़ अ प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन, क्योंकि इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड में और भी कई कर्व हैं जो अप्लाई करके हम सेकुलर ट्रेंड को मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए लिखता है कि इट इज़ समटाइम डिफ़िकल्ट टू चूज़ द प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन। इन केस ऑफ नॉन लीनियर ट्रेंड, यानी कि सेकंड डिग्री पैराबोला है, दीगर और कई टाइप ऑफ कर्व है,
The method may involve heavy calculation.